माँ, आज बनारस से दीनानाथ चाचा का फोन आया था। उन्होंने बताया कि बड़ी ताई की हालत बहुत खराब है और भैया भाभी ने उन्हें घर के पीछे वाले पुराने स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है, जहां अब उनका खाना पीना भी अलग हो गया है। शाम को ऑफिस से लौटते ही सिद्धार्थ ने सोफे पर बैठते हुए बहुत ही शांत स्वर में यह बात कही थी, लेकिन उसके इन शब्दों में मेरे भीतर जैसे एक भूचाल ला दिया। मेरे हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। क्या कह रहा है तू सिद्धार्थ? ताई जी, कल्याणी ताई जी उस सीलन भरे कमरे में है। मेरी आवाज कांप रही थी। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ माँ, दीनानाथ चाचा कह रहे थे कि ताई जी ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति और बैंक बैलेंस दोनों बेटों के नाम कर दिया है। जब तक उनके पास पैसा था तब तक वो घर की मालकिन थी। अब बेटों के लिए वे सिर्फ एक बोझ बन गई हैं। मेरी आंखों के सामने 25 साल पुराना वाला वो मंजर तैर गया जब सिद्धार्थ के पिता का अचानक दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया था। तब मैं महज 26 साल की थी। मेरी अपनी ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। एक छोटी सी अटैची और 3 साल के सिद्धार्थ को सीने से लगाए मैं सड़क पर खड़ी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। उस वक्त कल्याणी ताई जी, जो रिश्ते में मेरे पति की दूर की चचेरी भाभी लगती थी, मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आई थी। उन्होंने अपने पति और समाज की परवाह किए बिना मेरा हाथ थाम लिया था। निर्मला, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तुम दोनों माँ बेटे को कोई अनाथ नहीं कह सकता। यह घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। ताई जी ने अपने पल्लू से मेरे आंसू पोंछते हुए कहा था। वे खुद बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन उनके दिल की रईसी का कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने अपने खर्चे काट कर सिद्धार्थ की स्कूल की फीस भरी। मेरे पहनने के लिए वे अपनी सबसे अच्छी साड़ियाँ मुझे दे देती थी और खुद पुरानी साड़ियों में काम चला लेती थी। जब सिद्धार्थ बीमार पड़ता तो वे रात रात भर उसके सिरहाने बैठकर उसके माथे पर पट्टियाँ रखती थी। आज अगर मेरा बेटा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इतने ऊंचे पद पर है तो उसकी नींव में ताई जी का पसीना और उनका आशीर्वाद ही है। सिद्धू, मुझे कल ही बनारस जाना है। मैं अपनी ताई जी को उस नरक में नहीं छोड़ सकती, मैंने आंसुओं को रोकते हुए कहा। सिद्धार्थ ने मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जानता था माँ कि आप यही कहेंगी। मैंने कल सुबह की फ्लाइट और आगे के लिए कैब बुक कर ली है। हम सिर्फ उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं, हम उन्हें हमेशा के लिए अपने पास दिल्ली लेकर आएंगे। मेरे बेटे के इन शब्दों ने मेरे सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया। अगली सुबह हम बनारस के लिए निकल पड़े। रास्ते भर मेरा मन अतीत की गलियों में भटकता रहा। ताई जी का वो रौबदार चेहरा, उनके माथे की वो बड़ी सी लाल बिंदी और पूरे घर में गूंजती उनकी खनकती हुई आवाज़, वे उस घर की धुरी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन बेटों को उन्होंने अपनी जान से ज़्यादा चाहा, वे उनके साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं। दोपहर के करीब हमारे कैब उस पुराने लेकिन उस पूरी तरह से रेनोवेट हो चुके आलीशान मकान के सामने रुकी। बाहर 2 महंगी गाड़ियां खड़ी थी। हम अंदर दाखिल हुए। ड्राइंग रूम में ताई जी का बड़ा बेटा विकास और उसकी पत्नी बैठे टीवी देख रहे थे। हमें अचानक सामने खड़ा देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे चाची, आप अचानक? और सिद्धार्थ, तुम भी? विकास ने हड़बड़ाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई। भैया, ताई जी कहाँ हैं? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती थी। विकास की पत्नी ने झेपते हुए कहा, अरे वो माँ जी को सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है ना, इसीलिए उन्हें नीचे पीछे वाले कमरे में रखा है। आप लोग बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। चाय की ज़रूरत नहीं है भाभी, सिद्धार्थ ने कहा और सीधे घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे भागी। पीछे का वह कमरा कभी कबाड़ रखने के काम आता था। वहाँ रोशनी का कोई खास इंतजाम नहीं था और दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी। एक पुरानी सी लोहे की चारपाई पर एक बेहद कमज़ोर और बीमार सी काया लेटी हुई थी। ताई जी, मेरे मुंह से चीख सी निकल गई। वे चौंक कर उठी। उनकी आंखों की रोशनी शायद कमज़ोर हो गई थी। उन्होंने मुझे पास आते देखा तो उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अविश्वास भरी मुस्कान खिल गई। निर्मला, मेरी निर्मला आई है।
उनकी आवाज़ में इतनी कमजोरी थी कि मेरे दिल के टुकड़े हो गए। मैं दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी और फपक फपक कर रोने लगी। यह क्या हालत बना ली है आपने अपनी दीदी? आपने मुझे खबर क्यों नहीं की? ताई जी ने कांपते हाथों से मेरा सिर उठाया और मेरे गालों को चूम लिया। अरे पगली, रोती क्यों है? मैं तो ठीक हूँ, बस उम्र हो गई है ना, इसीलिए शरीर साथ नहीं देता। और बच्चों की अपनी जिंदगी है, उन्हें क्यों परेशान करना? उनका वो झूठा पर्दा आज भी उनके बेटों के गुनाहों को छिपाने की कोशिश कर रहा था। तभी सिद्धार्थ आगे बढ़ा। उसने ताई जी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। ताई जी, आप मुझे भूल गई क्या? ताई जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। मेरा सिद्धू, मेरा शेर बच्चा, कितना बड़ा हो गया है। तुझे देखकर तो मेरी आधी बीमारी ऐसे ही खत्म हो गई। उन्होंने सिद्धार्थ का माथा चूम लिया। ताई जी, चलिए उठिए, आपको हमारे साथ दिल्ली चलना है, सिद्धार्थ ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मानो यह कोई प्रस्ताव नहीं बल्कि एक बेटे का अधिकार हो। ताई जी ने उदास मन से मुस्कुराने की कोशिश की। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा, अब तो मेरी उम्र इस चारपाई से बंद कर रह गई है और तुम लोगों को अपनी इस बीमार ताई से क्यों परेशानी उठानी है? परेशानी? सिद्धार्थ ने एक छोटा सा बैग उठाया और उसमें ताई जी की कुछ दवाइयाँ और कपड़े रखने लगा। ताई जी, अगर 25 साल पहले आपने वो परेशानी नहीं उठाई होती तो आज यह सिद्धार्थ सड़कों पर धक्के खा रहा होता। आपने तो मुझे अपना नाम तक दिया है, अब यह बेटा अपना फर्ज निभाएगा। तभी दरवाजे पर विकास आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा और शर्म का मिला जुला भाव था। यह क्या ड्रामा है सिद्धार्थ? तुम हमारी माँ को ऐसे कैसे ले जा सकते हो? समाज वाले क्या कहेंगे कि विकास ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया? हमारी इज्जत का मजाक बन जाएगा। विकास की आवाज़ में अहंकार झलक रहा था। मैंने मुड़कर विकास की ओर देखना चाहा, पर सिद्धार्थ मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। इज्जत? भैया, जिस माँ ने तुम्हें इस आलीशान घर में रहने के लायक बनाया है, उसे तुमने इस बदबूदार कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ दिया। तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? सिद्धार्थ ने बिना चिल्लाए लेकिन बेहद तीखे स्वर में कहा। विकास तिलमिला उठा। उसने ताई जी की तरफ देखकर एक भद्दा सा तंज कसा। तुम तो हमेशा पूरे मोहल्ले में सीना तान कर कहती थी ना माँ कि मैं इस घर की बहू हूँ और जिस चौखट पर मेरी डोली आई है, अब मेरी अर्थी भी यहीं उठेगी। आज इन गैरों के साथ जाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इस निर्दयी व्यंग्य को सुनकर मेरे बदन में जैसे आग लग गई। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने ताई जी को सहारा देकर अपने कंधे के सहारे खड़ा किया और विकास की आंखों में सीधे देखते हुए एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे कमरे में सन्नाटा खींच दिया। भैया, अर्थी को चौखट की नहीं, उसे उठाने वाले एक मजबूत कंधे की जरूरत होती है। और जो बेटे जीते जी अपनी माँ का सहारा ना बन सके, उनके कंधों पर अर्थी भी बोझ बन जाती है। चलिए ताई जी, आपका बेटा भी जिंदा है। सिद्धार्थ ने ताई जी का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और उन्हें धीरे धीरे उस कोठरी के अंधेरे से बाहर रोशनी की तरफ ले आया। ताई जी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आज उन आंसुओं में लाचारी नहीं बल्कि एक असीम सुकून और वात्सल्य था। विकास सिर झुकाए खड़ा रह गया। उसके पास कहने को अब कोई शब्द नहीं बचे थे। गाड़ी में बैठते हुए मैंने सिद्धार्थ की तरफ देखा। आज मेरे बेटे ने सिर्फ अपनी ताई जी का ही नहीं बल्कि मेरे उस दूत का और 25 साल पहले किए गए उस इंसानियत के कर्ज को ब्याज समेत उतार दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।